चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्ट कर दिया था। कॉन्ट्रैक्टिंग में हमने ये 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे। ठीक है, आइटम रेट, लमसम, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको रिवाइज कर देता हूँ। आइटम रेट में आपका ये था कि आइटम के हिसाब से, हर आइटम ऑफ वर्क के हिसाब से, हर आइटम ऑफ वर्क के हिसाब से रेट्स डिसाइडेड होते हैं। वो आपका टोटल कॉस्ट बनाता है प्रोजेक्ट का। ठीक है, मतलब इसमें ये नहीं है कि प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट पहले ही सोच के रखा है। आइटम्स के हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आएगा। इसमें आपके परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और लेबर रेट और थ्रू रेट वो डिपेंड करता है, ये आपके कम यूज होते हैं। लेबर रेट मैंने कह दिया था, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स यूज करते हैं जनरली। कौन यूज करते हैं? आपके लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आपका परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्टर है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, और शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट है। परसेंटेज रेट में क्या होता है, जो आपके रेट्स हैं जो डिपार्टमेंट ने फिक्स कर रखे हैं, उससे थोड़ा 5 to 10% ज्यादा का रेट हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कोट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर कोट करता है और उसके बाद वो प्रोजेक्ट कर देता है। ये वहां पर होता है जहां पर आपका कंप्लीट शेड्यूल ऑफ रेट्स अवेलेबल, मतलब जितने भी काम है प्रोजेक्ट में उन सब काम के रेट्स आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें वर्क इज अलॉटेड एट फिक्स्ड रेट फॉर डिफरेंट आइटम्स एंड द पेमेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड द काइंड ऑफ वर्क डन और सप्लाई मेड। इसमें क्या है कि आपके जो भी शेड्यूल रेट है, जैसे दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स हो गया, मैंने कहा था आपको पढ़ने के लिए, मैंने कल ग्रुप में भी डाला था। तो उसमें आपके हर काम के रेट्स गिवन है, लेबर के रेट्स गिवन है, हर आइटम के रेट्स गिवन है। तो उसके हिसाब से वो वर्क फिक्स रेट में, उसी फिक्स रेट में अलॉट होगा। और उसके बाद पेमेंट आपका क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ वर्क, मतलब कितना काम हो गया और कैसा काम हुआ है, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेबर रेट आपको पता ही है। लेबर रेट में कॉन्ट्रैक्टर आपका जो भी लेबर रेट होता है, आपको पता है डीएसआर में दो पार्ट्स हैं। एक तो आपका डीएसआर में आप किसी भी काम, किसी भी इंडेक्स को खोलोगे, किसी भी सबसेक्शन को खोलोगे, सबसे पहले तो आपके लेबर रेट्स आएंगे उसमें, कि इस काम के लिए कौन से लेबर चाहिए और उनका पर डे का चार्ज कितना है। ठीक है, उसके बाद आपका आइटम ऑफ वर्क, जो भी आपका एक्सकेवेशन हो गया, कंक्रीटिंग हो गई, मोर्टार हो गया, उसका रेट है। ठीक है, तो आपके दो पार्ट होते हैं डीएसआर में। यही मैंने आपको समझने के लिए कल डीएसआर का एक पीडीएफ अपलोड किया था ग्रुप में। ठीक है, हम डिस्कस भी करेंगे क्लास में। ठीक है, उसके बाद ट्रू रेट बेसिस, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर पूरे के पूरे काम के लिए एक रेट बोलता है, सम परसेंटेज अबव और बिलो द ट्रू रेट्स। ठीक है, तो ये आपके आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गए। उसके बाद आपका लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक लमसम फिगर ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि यार हमारा 40 लाख में पूरा का पूरा घर बन जाना चाहिए। तो उसमें सब कुछ हमें अच्छे से पता होता है कि कितने हमें फ्लोर चाहिए, कितने बड़े रूम्स चाहिए, कितने लोग आएंगे उसमें। तो ये सब हमारा डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये सब इसमें लगना है। ठीक है, तो इसमें आपका स्पेसिफिकेशन हो गए, ड्राइंग्स हो गए, आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल क्यों? क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड नेसेसरी कंडीशंस टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये नेसेसरी कंडीशंस कौन से हैं कि आपके ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेट, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे ना हो। कि कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर काफी हैवी डिमांड कर सकता है। इसलिए लमसम कॉन्ट्रैक्ट आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ 40 लाख से ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम यूज होगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें क्या होता है कि हम शुरुआत में तो जैसे समझ लो कि 5 मंजिलों का घर हमने बता दिया कि हम लोग 5 फ्लोर्स का घर बनाएंगे। ठीक है, 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, और फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ हम ये डील करेंगे कि इन केस अगर कुछ भी एक्स्ट्रा हुआ, तो हम तुम्हें वो जो डीएसआर होता है उसमें जो भी उसके रेट्स गिवन है उसके हिसाब से आपको रेट्स दे देंगे। जिसमें क्या हुआ, इसमें पहले तो हमने लमसम यूज कर लिया, पहले तो हमने लमसम का प्रिंसिपल यूज कर लिया। उसके बाद अगर कुछ भी एक्स्ट्रा हुआ, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आइटम हुआ, तो उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, उसके लिए हमने यूज कर लिया शेड्यूल ऑफ रेट्स वाला, शेड्यूल ऑफ रेट्स शेड्यूल ऑफ रेट्स, या इसको आइटम रेट्स बोल दो, या फिर आइटम रेट्स बोल दो, इसका प्रिंसिपल यूज कर लिया। ठीक है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, इसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है इन दिस कॉन्ट्रैक्ट
In this contract, a fixed sum is agreed upon for the completion of particular work by the contractor. In case of any addition or alterations, the payment is made or deducted on the basis of schedule of rates. ठीक है, जो भी schedule of rates होगा उसके हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा काम होगा उसकी पेमेंट की जाएगी. ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस, हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ा था हमने. आइटम रेट में क्या क्या एडवांटेजेस हैं. ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंश्योर्स अ मोर डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड इज मोर साइंटिफिक. इसका मतलब क्या है, हमें अपने काम का हर एक आइटम के बारे में पता है. एक्सकेवेशन, कंक्रीटिंग, मोर्टार, ब्रिक वर्क, व्हाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग, इन सब के बारे में पता है. तो हम हर आइटम का हमें रेट पता है, तो हमें पता है कि हाँ भाई 40 लाख अगर लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, किस किस आइटम में लग रहे हैं, वो हमें पता है. तो ऑब्वियसली ज्यादा साइंटिफिक होगा, ज्यादा लॉजिकल होगा. The contractor are required to quote rates for individual item of work, and hence it is not easy to form a ring during submission of tender and to allot work to one of the contractor without competition. इसका मतलब क्या है, देखो आपको हर एक आइटम के हिसाब से रेट कोट करना है. तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्टर इसमें धांधलीबाजी नहीं कर सकता. कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में काफी टफ कंपटीशन होगा आइटम आइटम के रेट के हिसाब से. इसलिए यहाँ पर काफी फेयर कंपटीशन और जेन्युइन कंपटीशन होता है. ठीक है, इंटरमीडिएट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इज मोर इजियर. इसका मतलब क्या है, जैसे समझ लो कि एक्सकेवेशन कर लिया उसने, तो एक्सकेवेशन में 40 लाख में से समझ लो एक्सकेवेशन में 2 लाख लग रहे हैं. तो एक्सकेवेशन कर लिया, हमने बोला ठीक है तुमने एक्सकेवेशन कर लिया, लो भाई 2 लाख रुपए. तो इंटरमीडिएट पेमेंट, इसका मतलब क्या है, स्टेप बाय पेमेंट हम कर सकते हैं. हम ये नहीं बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर की भाई तू पूरा काम करे तभी तेरे को बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं. हम बीच बीच में पैसा उसको दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा, स्मूथ वर्क होगा. ठीक है, उसके पास फंड आते रहेंगे कॉन्ट्रैक्टर के पास. ठीक है, चलिए डिसएडवांटेजेस क्या है. In this type of contract, there is always a loophole for a contractor to correct a rate in order to be lowest tenderer. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड टेंडर. ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को अगर पता है कि एक्सकेवेशन का जो भी क्वांटिटी, एक्सकेवेशन का जो भी यहाँ पर क्वांटिटी दी है वो कम दी हुई है और ब्रिक वर्क में जो क्वांटिटी दी है वो ज्यादा दी हुई है, तो क्या करेगा, ब्रिक वर्क में कम रेट कोट करेगा और एक्सकेवेशन में ज्यादा रेट कोट कर देगा. ठीक है, तो इससे कैसे वो जीतता है वो हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आएगा. इसको हम केस ऑफ अनबैलेंस्ड टेंडर बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, अनबैलेंस्ड टेंडर का केस बोलते हैं उसको, अनबैलेंस्ड टेंडर. तो वो क्या होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्टर उसमें धांधलीबाजी कर सकता है, कैसे उसमें नुकसान होता है गवर्नमेंट को, वो मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, preparation of comparative statement of this type of tender requires more time and thorough scrutiny required for this type of tenders. का मतलब क्या है, देखो हर एक आइटम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर ने अपना रेट कोट किया है. जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर्स को कंपेयर करोगे, आपको हर एक आइटम वाइज कंपेयर करना पड़ेगा उसको, तो इसलिए टाइम रिक्वायर्ड इसमें ज्यादा होता है. ठीक है, इट रिक्वायर्स एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क. ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ब्रिक वर्क करा रहे हो, एक्सकेवेशन करा रहे हो, कंक्रीटिंग करा रहे हो, तो आपको एक बहुत ही थोरो और एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए आपके पास. तभी तो आप आइटम अपने कॉन्ट्रैक्ट में डालोगे कि हाँ भाई ब्रिक वर्क हमें इतना कराना है, कंक्रीटिंग हमें इतना कराना है, एक्सकेवेशन इतना कराना है, तभी आप बता पाओगे ना. तो इसलिए आपको एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए आइटम के. तो ये सब पर्टिकुलरली कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये बस ये बता रहा है कि टाइम इसमें ज्यादा लगेगा. इसलिए जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इसमें बहुत टाइम लगने वाला है ऑलरेडी, इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हम ज्यादातर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं. ठीक है, चलिए अब लमसम कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेज देख लेते हैं. तो कॉस्ट ऑफ वर्क इज नोन बिफोर हैंड. आपको पता ही है लमसम में क्या करते हैं, 40 लाख थमा दिया कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में, बोला भाई ले काम कर पूरा. तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट हमें शुरुआत से पता है, तो कोई भी टाइम इसमें वेस्ट नहीं हुआ. डिटेल मेजरमेंट्स ऑफ द वर्क आर नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एनी एडिशन और ऑल्टरेशन. मैंने क्या बताया था, लमसम में शुरुआत में ही सारे मेजरमेंट्स और डिटेल मेजरमेंट स्पेसिफिकेशन पता होती है कि भाई रूम इतना ही बड़ा बनना है, 8x10 का बनना है, 9x9 का बनना है, हमें सब कुछ ऑलरेडी अच्छे से पता है. इसलिए जब काम हो जाता है तो उसके बाद बहुत डिटेल मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जितना पैसा हमने दिया उतने पैसे में कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा काम कर दिया. बट हाँ, अगर कोई एडिशन या ऑल्टरेशन हुआ तो हमें थोड़ा बहुत उसमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी. Since there is difficulty in making intermediate payment to contractor in this type of contract, every contractor has a tendency to complete the work quickly. Obviously बात है, इसमें काम को डिस्ट्रीब्यूट तो किया नहीं है, सीधा बोला है कि 5 मंजिलों का घर है, इसका कॉस्ट 40 लाख है. तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई 4 मंजिला बना दिया, मेरे को 30 लाख दे दो हाथ में. नहीं, यहाँ पे ये डिसाइडेड होता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद ही उसको सारे पैसे मिलेंगे. तो ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्टर काम जल्दी जल्दी निपटाएगा. ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज मोर कन्वीनियंट. हमें काम के बारे में सब पता है, कितना काम होना है, कितना पैसा लगना है, सब पता है हमें. तो ऑब्वियसली बात है प्रॉपर
ज्यादा अच्छी प्लानिंग और ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? इंटरमीडिएट पेमेंट नहीं होते, इंटरमीडिएट पेमेंट नहीं होते वो भी डिसएडवांटेज है। अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास बीच में पैसे खत्म हो गए, पैसे कम पड़ गए, तो वो पेमेंट कहाँ से लाएगा, वो फंड कहाँ से लाएगा? नहीं ला पाएगा, तो काम थोड़ा स्लो चल सकता है। डिटेल ड्राइंग विद फुल इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन एसेंशियल टू अवॉइड इन डिस्प्यूट। मैंने कहा था डिटेल ड्राइंग होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशंस ड्राइंग सारे एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने 40 लाख का कोट किया है तो आपको पता है कि आपके डिटेल ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसके हिसाब से ही आपने कॉस्ट निकाला है। ठीक है, तो इसलिए आपके स्पेसिफिकेशंस और ड्राइंग्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा नहीं भाई 40 में तो नहीं, तो 50 लाख का कॉस्ट जा रहा है आपका, तो डिस्प्यूट हो जाएगा बीच में। ठीक है, चलिए अब क्लास 17 यहाँ स्टार्ट करते हैं। मैं रिवाइज करा दिया आपको सारे टाइप के। अब इसके बाद एक और टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है जिसका हमें डिसएडवांटेज एडवांटेज पढ़ना है, वो कौन सा है? शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक सबसेक्शन है, आपको पता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का ही सबसेक्शन है। बट शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपका गवर्नमेंट अपने शेड्यूल के हिसाब से, आपको पता है डीएसआर, आपको पता है डीएसआर क्या होता है? दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स, ये कौन बनाता है? ये आपका सीपीडब्ल्यूडी बनाता है। ठीक है, तो सीपीडब्ल्यूडी के पास बहुत सारे मटेरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी के पास मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, बस उनको इसी मटेरियल के हिसाब से काम कराना होता है। तो इसलिए इनके लिए शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान होता है, क्योंकि एक तो डीएसआर इन्हें खुद बनाया है। ठीक है, डीएसआर सीपीडब्ल्यूडी ने खुद बनाया है, ऊपर से डीएसआर में जो आइटम्स हैं सीपीडब्ल्यूडी के पास वो आइटम्स होते हैं, तो सीपीडब्ल्यूडी को अच्छे से पता होता है कि कैसे इन आइटम्स को यूटिलाइज करना है हमें। जैसे उनके पास बुलडोजर्स होते हैं, उनके पास कंक्रीट के मटेरियल होते हैं, उनके पास लैब्स होते हैं, सब कुछ होता है सीपीडब्ल्यूडी के पास। तो उन रॉ मटेरियल्स का यूसेज कैसे करना है शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से, वो काफी ज्यादा अच्छे से सीपीडब्ल्यूडी कर सकती है। इसे सीपीडब्ल्यूडी का जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है वो जनरली शेड्यूल रेट या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेजेस। मटेरियल स्टोर इन गवर्नमेंट आर यूटिलाइज्ड, ऑब्वियस सी बात है सीपीडब्ल्यूडी के पास बहुत मटेरियल होते हैं। तो और सीपीडब्ल्यूडी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एजेंसीज है। ठीक है, आपका एमईएस हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, आपका सीडब्ल्यूसी हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन, ऐसे जितने भी आपके गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन सबके पास रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी उपलब्ध होता है। ठीक है, तो उन मटेरियल्स पे गवर्नमेंट का ज्यादा अच्छा कंट्रोल होता है। तो अगर उन्हीं मटेरियल्स के हिसाब से अगर गवर्नमेंट को कराना है काम, तो उसके लिए गवर्नमेंट आराम से शेड्यूल ऑफ रेट्स में सारे काम के रेट्स को परख के देख कर उसके हिसाब से काम को करवा सकती है। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इससे लिखा है द मटेरियल स्टोर्ड इन गवर्नमेंट आर यूटिलाइज्ड, डिले ऑफ वर्क ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन द ओपन मार्केट इज अवॉइडेड, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल तो गवर्नमेंट के पास है ही, तो उससे काम आराम से हो जाएगा। दस बेटर प्रोग्रेस विद स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल कैन बी मेंटेन। कभी कभी क्या होता है, आपको जो सामान चाहिए होता है वो सामान आपको मार्केट में नहीं मिलता है, उसके वजह से अननेसेसरी डिले होता है। तो ये वाला काम, ये वाली चीज आपकी सीपीडब्ल्यूडी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ इसलिए नहीं होता है, क्योंकि उनके पास जो भी रॉ मटेरियल होता है वो उसी के हिसाब से और शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से प्रोजेक्ट के टेंडर को बनाती है। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाती है, उसके हिसाब से काम होता है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्क इज चेक्ड इन स्पाइट ऑफ एनी राइज इन प्राइस ऑफ मटेरियल इन द मार्केट। ठीक है, मटेरियल तो आपके पास है ही, तो अगर मटेरियल आपके पास है ही तो उसका मार्केट में क्या कॉस्ट है उससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको भी मार्केट से खरीदना ही नहीं है आपको। तो इसलिए अगर कोई इन्फ्लेशन हुआ या महंगाई बढ़ गई तो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट के कॉस्ट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब डिसएडवांटेजेस क्या है भाई इसके? There may be delay in obtaining material from department store resulting in delay of completion of the work। आपको पता है गवर्नमेंट में सब बाबू बैठे हैं। ठीक है, तो इन केस अगर कोई डिले हुआ, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के आपके फैक्ट्रीज या गवर्नमेंट का जो भी वेयर हाउस है जहाँ से मटेरियल आपके पास आ रहा है वो अगर बहुत दूर हुआ प्रोजेक्ट से, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के आसपास नहीं हुआ, तो जो डिले हो रहा है आपका, समझ लो कि आपके बगल में एक मार्केट है, आप उससे चीजें ला सकते हो, बट नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्ट में बोल रखा है कि आपको सीपीडब्ल्यूडी के वेयर हाउस से ही मटेरियल लेना है और वो वेयर हाउस है 50 किलोमीटर दूर, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा ना उसमें, तो उसमें जो टाइम लग रहा है वो एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अ लार्ज स्टोरेज एरिया इज रिक्वायर्ड बाय डिपार्टमेंट टू स्टोर द मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है अगर डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल है, डिपार्टमेंट के पास जगह भी तो होनी चाहिए ना रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसमें कि गवर्नमेंट एजेंसीज को अपने पास एक बड़ा स्पेस ऑलरेडी मेंटेन रखना चाहिए ताकि उसमें रॉ मटेरियल स्टोर हो सके। थेफ्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल एंड डैमेज ऑफ मटेरियल कांस्टेंट वरीज। देखो ऑब्वियसली बात है, आपने उस रॉ मटेरियल को स्टोर कर रखा है तो आपको उस रॉ मटेरियल का
जांच पड़ताल करना, उसका रेगुलरली उसको मेंटेन करना, उसको चोरी से बचाना, ठीक है, वो सब करना है तो ऑब्वियसली बात है उसमें भी आपका टाइम और पैसा वेस्ट होगा। रिकंसिलिएशन मटेरियल एसेंशियल इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है, अब गवर्नमेंट के पास सीमेंट था 500 केजी और आपके प्रोजेक्ट में यूज होना है 400 केजी सीमेंट, तो गवर्नमेंट के पास 100 केजी एंड में रहने चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये सब हर एक स्टेप में करना पड़ेगा कि हाँ इतने मटेरियल गया है, इतना मटेरियल हमारे पास बाकी है, तो इसके लिए भी थोड़ा आपको टाइम और रिसोर्सेज आपके यूज होंगे, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। वरना शेड्यूल रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका बहुत ही बढ़िया टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप साइट पे जाएंगे तो 90% चांस है कि आपका शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही साइट पे काम चल रहा हो। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो आपको साइट में ज्यादा आसानी से आप काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं टेंडर। अब टेंडर क्या होता है, टेंडर मान लो टेंडर होता है आपका आंसर, क्या होता है आपका आंसर, आंसर किसका, आपका कॉन्ट्रैक्टर का, आपका कॉन्ट्रैक्टर का आंसर किसको, आपका कॉन्ट्रैक्टर का आंसर किसको, आपका एजेंसी को, एजेंसी मतलब आपका जो काम कराना चाह रहा है, एजेंसी या क्लाइंट, ठीक है। और क्लाइंट कौन होता है आपका, सीपीडब्ल्यूडी होता है, ठीक है, या फिर समझ लीजिए डीडीए होता है, जो भी आपके गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं उनको होता है। अब ये आंसर किस चीज का आंसर होता है, देखिए टेंडर इज अ टेंडर एक tender is a written offer submitted by contractor in response to the tender call notice, NIT, notice inviting tender। आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ा होगा कि बड़े बड़े गवर्नमेंट एजेंसी न्यूज़पेपर में ऐड निकालते हैं, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, उसमें लिखा होता है कि देखो भाई हमें ये काम करवाना है, तो आप अपना कॉस्ट, अपना जो भी आप पैसा लेंगे वो कोट कीजिए, ठीक है। एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क और सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड मटेरियल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एट सर्टेन रेट्स विद इन अ फिक्स टाइम with the terms and condition laid down in the tender documents, ठीक है। इसमें आपका जो टेंडर कॉल नोटिस होता है वो किसी सर्टेन वर्क के लिए होता है या किसी सप्लाई के लिए होता है या ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, तो उन सब के लिए कॉन्ट्रैक्टर अपना अपना प्राइस कोट करता है, उसी को हम बोलते हैं टेंडर। द टेंडर ड्यूली फिल्ड इन is placed in the locked tender box kept in the room for of the office inviting a tender on or before the specified date and hour। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने टेंडर निकाला है, अपना एनआईटी निकाला है, नोटिस इनवाइटेड टेंडर, तो जो भी आपका टेंडर कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करेगा वो प्रॉपर फॉर्मेट में एक लिफाफे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में एक बॉक्स होता है जिसमें आके उसको डाल के जाना होता है। तो वही ये कह रहा है कि टेंडर बॉक्स आपका ऑफिसर के रूम में रखा होता है, वहां पर आके आपको टेंडर अपना सबमिट करना होता है, ठीक है। अब टेंडर फॉर्म होता क्या, ये पढ़ लेते हैं। टेंडर फॉर्म इज अ प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ टेंडर। इसका मतलब क्या है, एक फॉर्म होता है जिसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि भाई ये रूल्स हैं जिसके हिसाब से आपके टेंडर इसको आपके टेंडर फॉलो करने चाहिए, तो उस रूल्स के हिसाब से उस टेंडर को कॉन्ट्रैक्टर को बनाना पड़ता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द ऑफिसर इनवाइटिंग टेंडर ऑन पेमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपका जब भी एनआईटी निकलता है, जब भी आपका इनविटेशन निकलता है किसी काम के लिए, तो उस इनविटेशन के अगेंस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर सबमिट करना है उसका क्या फॉर्मेट होगा, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो टेंडर फॉर्म में दिए होते हैं। और ये टेंडर फॉर्म कॉन्ट्रैक्टर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस से कुछ पेमेंट देकर वहां पर जो भी उसकी फीस है वो देकर वहां से लेनी होती है, ताकि उसके हिसाब से वो अपने टेंडर को बना सके। अमाउंट ऑफ पेमेंट कॉल्ड कॉस्ट ऑफ टेंडर फॉर्म इज डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न इनवाइटिंग द टेंडर। इसका मतलब क्या है, आपका टेंडर फॉर्म का जो फीस है, कॉस्ट ऑफ टेंडर फॉर्म आपका वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि कितने रुपए का कितना पैसा उसे यहाँ पे देना है ताकि उसे हम टेंडर फॉर्म दे, ठीक है। इन द टेंडर फॉर्म देयर इज अ मेमोरेंडम फॉर गिविंग। इसमें क्या मेमोरेंडम मतलब रूल्स, एक रूल्स का सेट होता है, इसमें ये उसमें गिवन होता है कि किस किस काम के लिए क्या क्या रूल्स है। तो किस किस काम के लिए होता है, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन देना है काम का, डिस्क्रिप्शन काम का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी इसमें गिवन होगा, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा, टाइम अलाउड फॉर द वर्क फ्रॉम डेट ऑफ रिटर्न ऑर्डर टू कमेंस। इसका मतलब क्या है, कितने टाइम में हमें वो काम चाहिए। अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी हम पढ़ेंगे क्या होता है। कॉलम फॉर सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर बाय whom the contractor before submission, signature of witness of contractor's signature।
ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका ऑफिसर जो इसको अप्रूव करेगा, जो इसको अप्रूव करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, उसके साइन के लिए एक सेपरेट जगह होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर के साइन के लिए भी सेपरेट जगह होनी चाहिए। ठीक है। तो दो साइन आते हैं, एक जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है जो उसके टेंडर को अप्रूव करेगा, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर उसको एक्सेप्ट कर रहा है उसका साइन। ठीक है। तो उसके लिए दो दो जगह होती है। ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। आपका जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये टेंडर फॉर्म को कॉन्ट्रैक्टर फिल करके टेंडर के साथ अटैच करता है और फिर सबमिट करता है एक गवर्नमेंट एजेंसी को। ठीक है। और वो एजेंसी कोई भी हो सकती है, डीडीए हो सकती है, सीपीडब्ल्यूडी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है। चलिए, टेंडर फॉर्म अब कंटिन्यूड है। ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, टेंडर्स विद टू कवर बिड सिस्टम। इसमें क्या है, इन दिस सिस्टम ऑफ बिडिंग आपका ज्यादातर टेंडर जो होता है ना वो इसी इसी से होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टू कवर बिड सिस्टम, यही आपका 99% जगहों पे फॉलो होता है। अब ये क्या है पढ़ते हैं। Tender with two cover bid system. In this type of bidding, tenderers shall be required to submit the bids in two envelopes. ठीक है, दो envelopes होंगे. Envelope one document related to eligibility criteria. Envelope two financial bid. अब ये क्या है पढ़ते हैं. This is mentioned clearly in the NIT and the technical specification is finalized by department for pre-qualification of the tenderer. इसका मतलब क्या है कि आपका ऑलरेडी NIT नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जब गवर्नमेंट एजेंसी ने ऐड निकाला है न्यूज़पेपर में, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपको दो एनवलप में ये टेंडर सबमिट करना है। ठीक है। उसके बाद आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इज फाइनलाइज्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द टेंडर। इसका मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे आपको समझ लो कि 40 लाख का आप काम करवाना चाहते हो। ठीक है। तो आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दोगे, आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दोगे कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर आपका यहाँ पर सबमिट कर रहा है टेंडर, वो कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स 5 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर चुका है 40 लाख के ऊपर का। ठीक है। 40 लाख के ऊपर का, तो ये एक आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। तो ये सीधा का सीधा ये आपका आपको कॉन्ट्रैक्टर किस में सबमिट करेगा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, एनवेलप वन में। उसे बताएगा कि हाँ देखो भाई मैं 6 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपके 40 लाख के ऊपर का है। ठीक है। तो इसलिए मैं एलिजिबल हूँ। तो एनवेलप वन, सबसे पहले एनवेलप वन खोला जाएगा। इन केस अगर एनवेलप वन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फेल करता है तो वहीं पर आपका प्रोजेक्ट रद्द कर दिया जाएगा, टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट को नहीं, टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्टर वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। जैसे समझ लो कि आप डिप्लोमा के बाद कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगा कि यार बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा हो। ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा हुआ जिसने डिप्लोमा नहीं कर रखा है, समझ लो उसने ITI कर रखा है, तो वो वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। तो वो क्राइटेरिया वन हो गया। तो ऐसा ही यहाँ पर एनवेलप वन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्टर को उस टेंडर में वो डॉक्यूमेंट लगाने हैं ये प्रूव करता है कि वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो आपके CPWD ने या DD ने डिसाइड किया है वो उसको उसमें खरा उतरता है, उसने वो पास कर रखा है। ठीक है। Envelope one of all tenders shall be opened first. Eligibility related documents shall be evaluated for qualification of the tenderer. मैंने कह दिया एनवलप वन सबसे पहले खोला जाएगा। ठीक है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसने एलिजिबिलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, मतलब समझ लो डिप्लोमा करके गए हो आप, तो डिप्लोमा के सर्टिफिकेट आपके पढ़े जा रहे हैं वहां पे, ये समझ लो। ठीक है। फिर एनवलप टू फाइनेंशियल बिड मतलब एनवलप वन में तो उसने बता दिया कि हाँ भाई मैं 40 लाख के ऊपर का काम कर चुका हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ। एनवलप टू में क्या होगा, वो उसमें अपना कॉस्ट बताएगा कि देखो भाई आपने बताया 40 लाख का कॉस्ट आना है, तो मैं अपना कॉस्ट कोट कर रहा हूँ 44 लाख का, ताकि थोड़ा बहुत मेरे को भी प्रॉफिट हो जाए। ठीक है। एनवेलप टू फाइनेंशियल बिड क्वालिफिकेशन ऑफ टेंडरर्स shall then be opened at notified time, date and place in presence of qualified tenderers or their representatives. इसका मतलब क्या है, एनवेलप वन तो पहले हम खोलेंगे, एनवेलप वन हम कैसे भी खोल सकते हैं। ठीक है। चाहे वहां कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हो ना बैठे हो। उसके बाद जितने भी लोगों ने एनवेलप वन में क्वालिफाई कर लिया है, जितने भी लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है कि हाँ भाई ये लोग एलिजिबल है, उसके बाद जितने भी क्वालिफाइड टेंडर्स हैं, जब मान लो कि 10 में से 5 टेंडर्स बच गए एनवेलप वन के बाद, तो एनवेलप टू जब हम हर टेंडर का खोल रहे होंगे तो वो हमें हमें अकेले नहीं खोलना है,
वहां पर वो ऑफिसर सारे एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर जिनने स्टेज 1 पार कर लिया है, मतलब 1 का, वो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स वहां बैठेंगे, उनके सामने उनके टेंडर्स खोले जाएंगे और उनके सामने कंपैरिजन होगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि कोई भी धांधलेबाजी ना हो। ठीक है। एनवेलप 2, फाइनेंशियल बिड क्वालिफिकेशन ऑफ टेंडर शैल बी ओपन एंड नोटिफाइड टाइम। हम टाइम, डेट एंड प्लेस सब बता देंगे कि हाँ भाई 30 तारीख को 10:30 बजे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में ये सारे टेंडर्स खोले जाएंगे। ठीक है। दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड फॉर ऑल वर्क एस्टिमेटेड टू कॉस्ट मोर देन 15 करोड़। ठीक है। एनवेलप 1 एंड 2, ये जो 2 कवर बिड सिस्टम है, ये हम तभी करते हैं जब आपके प्रोजेक्ट जनरली 15 करोड़ से ऊपर के हो। ठीक है। जब ज्यादा पैसा लग रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है हमें टेस्टिंग भी अच्छे से करनी पड़ेगी। For works estimating up to 15 crore, this system may be adopted but with prior approval from ADG. अब ADG क्या होता है? ADG होता है आपका एडिशनल डायरेक्टर जनरल। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था। ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका बहुत ऊपर का ऑफिसर होता है। तो अगर हमें ये जो 2 कवर बिड सिस्टम है, अगर हमें 15 करोड़ से नीचे के बजट के लिए करना हो तो हमें पहले इस बंदे से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये जनरली आपका 50 टू 55 प्लस एज का बंदा होता है, जो बहुत एक्सपीरियंस होता है और बहुत ही ऊपर की पोस्ट में होता है। तो इससे हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर हमें टेंडर्स विद 2 कवर बिड सिस्टम करवाना है फॉर प्रोजेक्ट लेस देन 15 करोड़। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेंडर डॉक्यूमेंट। अब टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? ठीक है। मतलब उसको, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है, ताकि वहां पर वो गवर्नमेंट एजेंसी अच्छे जज कर पाए कि इसको प्रोजेक्ट अवार्ड करना है कि नहीं करना है। ठीक है। तो देख लेते हैं। A tender document will normally consist of the following: notice inviting tender. NIT is prepared for the whole wide publicity of a tender for uploading in the website and are published in leading daily newspaper. NIT contains a brief description of the work. ठीक है। जो NIT मैंने बताया था क्या होता है, नोटिस इनवाइट टेंडर। ये आपका NIT गवर्नमेंट एजेंसी बनाता है। कौन बनाता है? ये आपका गवर्नमेंट एजेंसी बनाता है। ठीक है। CBWD हो गया, DDA हो गया, जो भी हो गया। ठीक है। और वो उसको न्यूज़पेपर से पब्लिश करता है। मैंने कहा था आपके न्यूज़पेपर में ऐड निकलता है तो उसमें NIT के साथ निकलता है। ठीक है। तो जो आपका टेंडर कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करेगा, उसमें शुरुआत में पहला पेज जो गवर्नमेंट ने ऐड दिया था न्यूज़पेपर में, उसका प्रिंट आउट उसमें होगा, ताकि गवर्नमेंट को पता हो अच्छे से कि हाँ भाई हमने क्या रिक्वायरमेंट्स डाली थी। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, द शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वर्क शोइंग द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क विद देयर क्वांटिटीज। में क्या है, जो काम है उसमें जो भी आइटम्स है, सब आइटम्स है काम के, उन सब को कॉन्ट्रैक्टर उसमें लिखेगा और उसमें उसके अगेंस्ट उसके कॉस्ट कितनी आएगी, उसमें कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितना ब्रिक वर्क लगेगा, कितनी कंक्रीटिंग लगेगी, कितनी मोर्टार लगेगा, वो सब कॉन्ट्रैक्टर उसमें कोट करेगा। अ सेट ऑफ ड्राइंग्स रिफर्ड इन द शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वर्क इफ एनी। अगर कोई भी ड्राइंग है जिससे वो ये जस्टिफाई कर पाए कि हाँ भाई इस ड्राइंग के हिसाब से, जैसे हमने एस्टिमेशन करा था फर्स्ट क्लास में, हमने फर्स्ट यूनिट में करा था एस्टिमेशन, तो उसकी जो ड्राइंग्स है, अगर वैसी वैसी ही ड्राइंग्स आपकी इसमें होती है। ठीक है। वैसी ही ड्राइंग्स आपकी सिविल कंस्ट्रक्शन में होती है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर वैसी ड्राइंग्स को वहां पे डालेगा और बोलेगा देखो भाई इन ड्राइंग्स के हिसाब से हमने जो भी सब आइटम्स हैं उनके कॉस्ट और उनके क्वांटिटी निकाली है। ठीक है। स्पेशल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी। कोई अगर स्पेशल कंडीशन हो, कोई स्पेशल टाइप ऑफ साइट हो जिसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़े, तो उसके हिसाब से जो भी कंडीशंस है वो कॉन्ट्रैक्टर वहां पे देगा। Reference to work specification is the same are in the form of printed book. Additional special specification if any. इसमें क्या है कि आपका जो भी वर्क स्पेसिफिकेशन है, मतलब जैसे आपका DSR हो गया जो CBWD बनाती है। ठीक है। तो उसका आप रेफरेंस देंगे कि हाँ भाई DSR के हिसाब से हमने अपने टेंडर की कॉस्ट निकाली है, जो भी हम काम करेंगे उसकी कॉस्ट हमने DSR के हिसाब से निकाली, तो उसका आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है। फिर होता है प्रेस नोटिस। प्रेस नोटिस मतलब भाई कि हमने ये वाला टेंडर ट्रांसपेरेंट है और हमने आपका जो भी जो भी हम लोग मीडिया हाउसेस में देते हैं या फिर न्यूज़पेपर में देते हैं, उसमें हम देंगे कि हाँ भाई हमें ये काम हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस पैसों में कर रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी पूरी होगी। ठीक है। जिसमें अगर कोई भी धांधलेबाजी हो आगे जाकर तो हम उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है। द टेंडर डॉक्यूमेंट शुड बी
पेज नंबर एंड ऑल करेक्शन ओवरराइटिंग इंसर्शन एक्सेट्रा शुड बी सर्टिफाइड ऑन ईच पेज। इसका मतलब क्या है, आपका टेंडर जो सबमिट किया है कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे गवर्नमेंट एजेंसी को, वो पेज नंबर होने चाहिए, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है टेंडर बहुत मोटा होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि आपका एक इंडेक्स होना चाहिए शुरुआत में जिसमें लिखा हो कि भाई ये वाला काम इस पेज में है, ये वाला काम इस पेज में है। तो अगर आपको इंडेक्स बनाना है ताकि गवर्नमेंट एजेंसी अच्छे से जज कर पाए उसको, तो आपको पेज नंबर तो करना ही पड़ेगा उसमें। ओवर राइटिंग इंसर्शन एक्सेट्रा, इसका मतलब क्या है, कोई भी करेक्शन किया हो आपने टाइप करते वक्त या लिखते वक्त, आजकल टाइप करते हैं तो इसलिए ये सब करेक्शन नहीं होते हैं, बट इन केस अगर कोई ओवर राइटिंग प्रिंट करने के बाद हुए तो उसमें हर ओवर राइटिंग के ऊपर आपके कॉन्ट्रैक्टर के साइन होने चाहिए कि वो बताए हाँ भाई मुझसे गलती हुई थी यहाँ पर, तो मैंने इसको काट के इसमें ओवर राइटिंग करी है। ठीक है, शुड बी सर्टिफाइड ऑन ईच पेज। सर्टिफाइड का मतलब क्या है, साइन होने चाहिए, जो भी करेक्शंस किए हैं आपने उसमें आपको पहले साइन करने चाहिए। ठीक है, आफ्टर कंपाइलिंग these papers and obtaining approval from competent authority, these may be kept in a sealed cover so as to avoid tampering in the future. General conditions of contract should be attached with the original agreement. ठीक है, इसमें क्या है, आपके पेपर्स वगैरह कंपाइल करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट है वो आपको सील करके एक ऐसी जगह में रखना है जिससे जहां वो फ्यूचर टेम्परिंग या फिर कोई चुरा के ना ले जाए टेंडर डॉक्यूमेंट को, उन सब से आपको प्रोटेक्टेड रखना है। ठीक है, तो वही इसमें बोला गया है। ठीक है, फिर टेंडर नोटिस। ठीक है, अब टेंडर नोटिस क्या होता है, नेसेसिटी टू इंक्लूड टेंडर नोटिस इन द टेंडर डॉक्यूमेंट। अब टेंडर नोटिस होता क्या है, ठीक है, हम पढ़ते हैं टेंडर नोटिस क्या होता है। ठीक है, tender notice is a very important document on which tender and subsequent agreements with the contractors are based. ठीक है, it includes about 28 numbers of information and conditions such as time of completion of work, earnest money, refund of earnest money, period of validity of rates quoted by the tenderer, specification of materials, etc. इसमें क्या क्या होता है आपका, टाइम ऑफ कंप्लीशन मतलब कितने टाइम में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 1 साल 2 साल 3 साल। ठीक है, अर्नेस्ट मनी कितनी होनी चाहिए, अर्नेस्ट मनी क्या होता है, अर्नेस्ट मनी हम पढ़ेंगे बाद में अर्नेस्ट मनी क्या होता है। ठीक है, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी रिफंड कैसे होगा। ठीक है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी का मतलब क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर चाह रहा है कि आज हम 40 लाख में करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सीपीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट को बाद में स्टार्ट कर रहा है 5 साल बाद, तब तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रेट्स आज कॉन्ट्रैक्टर ने आपको दी है, वो रेट्स ऑब्वियसली 5 साल बाद तो वैलिड होगी नहीं। उसमें लिखा होगा कि हाँ भाई अगर आप 1 साल के भीतर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो मेरे ये वैलिड है, वरना वो रेट्स महंगाई के हिसाब से मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, all these particulars are included in the condition of contract and the contract is invalid without performing an agreement or for these particulars। ठीक है, टेंडर नोटिस में जो भी आपकी चीजें हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन, अर्नेस्ट मनी, रिफंड और अर्नेस्ट मनी, पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ रेट्स, इन सब के बिना कोई भी टेंडर वैलिड नहीं माना जा सकता। ठीक है, हेंस टेंडर नोटिस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि वाई इज टेंडर नोटिस इंपॉर्टेंट, तो उसमें आपको ये सब लिखना है। ठीक है, चलिए अब टेंडर में एक होता है आपका ग्लोबल टेंडर। अब ग्लोबल टेंडर क्या होता है, सिंपली ऐसा टेंडर जिसमें आप कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा बहुत ही बड़ा काम है तो गवर्नमेंट को लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो बाहर से आएंगे वो बेटर काम कर सकते हैं इसमें, तो उसमें होता है ग्लोबल टेंडर। आपके एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली मेट्रो में आपको जैसे वो दिल्ली मेट्रो ट्रेन जो होते हैं आपको पता है जर्मनी से या जापान से आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो शुरुआत में टेंडर निकाला गया होगा कि हमें भाई इतने ट्रेन चाहिए, तो वो ग्लोबल टेंडर निकाला गया होगा, तभी उसमें आपके बाहर की कंपनी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो कोई भी ऐसी बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट को लगता है कि हमें बाहर से बेटर टेंडर्स या बेटर कॉन्ट्रैक्टर्स मिल सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ग्लोबल टेंडर निकालती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फॉर वेरी बिग एंड स्पेशलाइज्ड जॉब और सप्लाई ऑफ एनी आइटम, global tenders are sometimes invited by the concerned authority throughout the globe to get competitive offers from specialized firms throughout the world. In the notice inviting global tender, the word global tender notice is written on the heading of the notice। ठीक है, उसमें जैसे अपने आपका जो एनआईटी गवर्नमेंट निकालती है उसमें एनआईटी में ऊपर लिखा होता है ग्लोबल टेंडर, जिससे ये पता लगे कि हाँ भाई ये टेंडर में बाहर की कंट्री वाले कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। The particulars and content of tender notice is same as that of ordinary tender notice। उसके बाद जो भी आपका फॉर्मेट है
टेंडर फॉर्म्स का या फिर टेंडर नोटिस का, उन सब के फॉर्मेट, रूल्स, रेगुलेशन सारे सेम है। The global tender notice is circulated to the leading newspaper which cover most of the countries or to local newspaper of outside countries। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अपने अपने कंट्रीज के न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करेंगे, बट जो न्यूज़पेपर्स आपके सारे कंट्रीज कवर करते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे कंट्रीज के लोकल न्यूज़पेपर्स, उसमें हम इसके एनआईटी को सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो सर्कुलेट थ्रू द एम्बेसीज ऑफ इम्पोर्टेंट कंट्री। आपको पता है एम्बेसीज क्या होते हैं? एम्बेसीज वो डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे कंट्री में जो दूसरी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे समझ लो यूएस की एम्बेसी है, तो यूएस की एम्बेसी में आपके यूएस के लोग होंगे, वहां पे यूएस के डिप्लोमेट्स, यूएस के ऑफिशियल्स वहां पर होंगे, जो यूएस को, यहाँ यूएस और इंडिया के बीच में एक कनेक्शन बनाएंगे। मतलब इंडिया अपना टेंडर वहां पर देगा और वो टेंडर वो यूएस भेजेंगे। ठीक है, तो ये एम्बेसी का काम होता है। एम्बेसी का काम होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में एक कनेक्शन को स्थापित करना। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, सेल ऑफ टेंडर पेपर। टेंडर पेपर्स आर केप्ट रेडी फॉर सेल एज सून एज नोटिस इनवाइट टेंडर इज इशूड। टेंडर पेपर ऑफ फॉर्म्स आर सोल्ड ओनली टू अनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अप्रोप्रिएट क्लास ऑन पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंडर पेपर। Each set of tender paper sold is embossed with a rubber stamp to make provision to show the name of contractor with registered address, date of sale of tender paper with signature of divisional or subdivisional officer. The record of sale of tender papers is maintained in a register. The register is considered as a subsidiary cash book and closed after physical verification of the stock of forms in hand. अब टेंडर पेपर क्या होता है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी आप काम करवाना चाहते हो उसके आपको ऑलरेडी 10-15 कॉन्ट्रैक्टर्स ऑलरेडी पता है कि ये वो काम करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन टेंडर पेपर्स को उन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भेज देंगे, जिसमें आपका एनआईटी भी लगा रहेगा कि हाँ भाई इतना इतना काम करना है, और उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर अपना कोड्स उसमें लिखकर, अपने कॉस्ट को उसमें लिखकर आपको वापस भेजेगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपका कम टाइम लगता है। ठीक है, चलिए मैं आपको सेशन 2 का लिंक भेजता हूँ, फटाफट सेशन 2 को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद हम टेंडर पेपर को और से समझते हैं। ठीक है, फटाफट ज्वाइन कीजिए सेशन 2 को। ठीक है, चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं। सेल ऑफ टेंडर पेपर, इसमें क्या है, टेंडर पेपर एक क्वाइट फिक्स फॉर्मेट होता है जिसके साथ आप अपना नोटिस इनवाइटिंग टेंडर को इशू करते हो उसके साथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर आपने एक तो ऐड में दे दिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी नए नए कॉन्ट्रैक्टर होंगे आपको अपना काम का और रेट्स देंगे कि हाँ भाई ये काम है आपका, इतना क्वांटिटी लगनी है, इतना कॉस्ट उसमें लगेगा, इतना टाइम हमें लगेगा। ठीक है, पर टेंडर पेपर्स क्या होते हैं, टेंडर पेपर्स वो होते हैं जो आप ऑलरेडी नोन कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजोगे। आपने पहले कोई बिल्डिंग बनवाई थी, ठीक है, बिल्डिंग बनवाने के बाद, आपके बिल्डिंग बनवाने के बाद आपको पता लगा कि हाँ भाई ये 5-6 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब जब फिर से कोई बिल्डिंग बनवाओगे तो आप ये टेंडर पेपर जो है वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को पहले से ही भेज दोगे ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आपको पता है कि हाँ भाई इस एरिया में ये 5-6 लोग ही काम करते हैं, तो भले ही हम एक नोटिस इनवाइटिंग टेंडर दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, उससे अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो बढ़िया है, वरना ये जो टेंडर पेपर्स हैं हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भेज देते हैं जो ये काम ऑलरेडी कर कर चुके हैं और करते आए हैं हमारे लिए। तो इसमें बड़ा फटाफट वो टेंडर पेपर को भर देंगे वो कॉन्ट्रैक्टर्स और आपको अपना आंसर भेज देंगे। ठीक है, आंसर वैसे ही भेजेंगे तो टेंडर में भेजते हैं, पर इसमें ये है कि आपने स्पेसिफिकली उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को भेज दिया है पहले, जिनसे आपको पता है कि हाँ भाई काम अल्टीमेटली इन्हीं से हमें करवाना है। ठीक है, each set of tender papers sold is embossed with a rubber stamp to make provision to show the name of contractor, registered address, date of sale tender paper with signature of divisional or subdivisional officer। हर टेंडर पेपर में आपको एक रबर स्टैंप आप एम्बॉस करोगे जिसमें लिखा रहेगा कि आप इस टेंडर पेपर को किस कॉन्ट्रैक्टर के पास भेज रहे हैं, और उसके बाद उसमें ये भी लिखा रहेगा कि कब आपने ये टेंडर पेपर उसको बेचा था, विद द साइन ऑफ डिविजनल और सब डिविजनल ऑफिसर। डिविजनल ऑफिसर मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब डिविजनल ऑफिसर मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ सेल ऑफ टेंडर पेपर इज मेंटेन इन रजिस्टर। एक रजिस्टर में मेंटेन करते हो कि हाँ भाई इस काम के लिए हम टेंडर पेपर किस किस कॉन्ट्रैक्टर को भेजा है। दिस रजिस्टर इज कंसीडर्ड एज सब्सिडरी कैश बुक। इसका मतलब कैश बुक का मतलब आपने ये काम इतने इतने पैसों का किस किस को सबमिट, किस किस को इन्विटेशन भेज दिया है। ठीक है,
एंड क्लोज आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक ऑफ फॉर्म इन हैंड। इसका मतलब क्या है, आपके पास कितने टेंडर पेपर थे, 10 थे, आपने 5 भेज दिए, उसके हिसाब से आपने उन 5 का नाम और कितने में आपने टेंडर पेपर उसको उनको दिया है वो सब आपने उस रजिस्टर में भर दिया। उसके बाद आप देखोगे कि हाँ भाई 5 फॉर्म है बस बाकी है, ठीक है, रजिस्टर को आपने बंद कर दिया। ठीक है, तो वही बता रहा है वो और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब सबमिशन ऑफ टेंडर डिपॉजिट ऑफ अर्नेस्ट मनी, ये क्या है देखते हैं। The tenders are to be submitted in a sealed tender box kept in the office of the officer inviting tender on or before closing date and hour of the tender mentioned in the notice inviting tender। मैंने पहले बता दिया था, जो भी डेडलाइन है उससे पहले कॉन्ट्रैक्टर को अपना टेंडर सबमिट करना होता है। कहाँ पर, उस ऑफिसर के ऑफिस में जिसने ये टेंडर इन्वाइट किया है, और वहां पे एक बैलेट बॉक्स होगा, उसमें जाके आप सबमिट कर दोगे। उस बैलेट बॉक्स का नाम क्या है, टेंडर बॉक्स। ठीक है, द टेंडर्स आफ्टर क्लोजिंग आवर एंड डेट्स आर नॉट एक्सेप्टेड, मतलब जो भी डेडलाइन थी उसके बाद अगर आप कोई भी टेंडर सबमिट करोगे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑल टेंडर पेपर्स आर ड्यूली फिल्ड साइंड विटनेस एंड अकम्पनीड विद द अर्नेस्ट मनी। ठीक है, अब अर्नेस्ट मनी क्या होता है ये पढ़ते हैं। द अर्नेस्ट मनी इज यूजुअली 2.5% of the estimated cost of work or as fixed by the authority inviting the tender and mentioned in the notice inviting tender and mentioned in the notice inviting tender। The earnest money is deposited either in the form of draft or NSC checks and NSC। ठीक है, या फिर checks are not accepted for earnest money। ठीक है, the tender which is not accompanied by required earnest money is treated as invalid। ठीक है, अब earnest money क्या होता है, समझ लो कि आपका 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपका 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसका जब टेंडर एक कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करेगा तो उस टेंडर के साथ वो 2.5% 2.5% ऑफ 20 करोड़। ठीक है, ठीक है, उसका डिमांड ड्राफ्ट, क्या, उसका डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है वो आपको खुद सर्च करना है गूगल में। ठीक है, उसका डिमांड ड्राफ्ट वो वहां पर ऑफिस में सबमिट करेगा। ठीक है, जिस ऑफिस ने इस टेंडर को इनवाइट किया था उस ऑफिस में सबमिट करेगा। ठीक है, सबमिट करेगा। ठीक है, तो ये आपका उसको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब क्यों करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है कि अगर कल को वो टेंडर हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, समझ लो आप सीबीडब्ल्यूडी में हो, आपने वो टेंडर एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया तो, है ना, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया तो क्या होगा, तो इसलिए हम अर्नेस्ट मनी उससे सबमिट करवाते हैं। ठीक है, हाँ, एज सिक्योरिटी मनी। ठीक है, इसको सिक्योरिटी मनी मत बोलना, इसको सिक्योरिटी मनी मत बोलना, क्योंकि एक टर्म होता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, इट इज सिक्योरिटी अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर फ्लीइंग, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के भाग जाने के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी है, पर इसको सिक्योरिटी मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट मत बोलना, क्योंकि दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपका सिर्फ आपके गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए होता है कि इनकेस अगर हमने आज टेंडर्स का एक्सेप्ट कर लिया और कल को कॉन्ट्रैक्टर भाग ना जाए, इसलिए हम उससे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराते हैं। ठीक है, तो यही होता है, इसमें लिखा हुआ है टेंडर सबमिट कैसे होता है, टेंडर के साथ अर्नेस्ट मनी कितनी होती है, और अर्नेस्ट मनी अगर नहीं दे वो, तो उसका जो टेंडर है उसे इनवैलिड माना जाता है। ठीक है, उसको इनवैलिड माना जाता है। चलिए, उसके बाद क्या है, ओपनिंग ऑफ टेंडर। ठीक है, the tenders are opened by executive engineer at the time and place already notified in the presence of head clerk, divisional accountant and tenderers or their representatives who may like to be present। ठीक है, मैंने कहा था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पहले ही बता के रखेगा कि जो भी टेंडर सबमिट करोगे आप उसको हम कहाँ पर और कितने बजे खोलेंगे, ताकि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हो जिन्होंने टेंडर सबमिट किया था वहां पर प्रेजेंट हो, ताकि वो देख पाए कि वो कैसे जीते या हारे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ ईच टेंडर इज द टेंडर रजिस्टर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ ईच टेंडर इज रजिस्टर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मतलब टेंडर में जितना भी पैसा बोला है, जितना भी कॉस्ट बोला है, वो सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रजिस्टर करता है कि हाँ भाई आपने इतना पैसा, आपने बोला कि इतने पैसे में होगा, आपने बोला इतने पैसे में होगा, तो ये सब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। तो ऑफिसर ओपनिंग द टेंडर्स हैज टू रीड आउट द रेट्स ऑफर्ड इन ईच टेंडर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दोज हु आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, जब भी वो टेंडर खोलेगा, टेंडर में जितने भी रेट्स गिवन होंगे, जो भी कॉस्ट गिवन होगा, जो भी कंडीशन गिवन होगी, वो सब एक वहां पर क्लर्क होगा जो वो रीड आउट करेगा। ठीक है, रीड आउट करेगा, जो भी ऑफिसर को ओपन करेगा, ऑफिसर सॉरी क्लर्क नहीं ऑफिसर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को उसको खोल रहा है तो वो वहां पे रीड आउट करेगा
कि हाँ देखो भाई कॉन्ट्रैक्टर ए ने बोला है कि 20 लाख में काम होगा, कॉन्ट्रैक्टर बी ने बोला है 21 लाख में काम होगा, कॉन्ट्रैक्टर सी ने बोला है 19 लाख में काम होगा। जब भी टेंडर्स ओपन करेगा तो उनकी क्वांटिटी और कॉस्ट को वो जोर जोर से बताएगा, ताकि सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पता हो कि मैंने किनसे कितना ऊपर या किनसे कितना नीचे वहां पे कोट किया है। Tender received without the required amount or earnest money should be rejected and record of such cases should be kept in the tender register। इसका मतलब क्या है, जिस टेंडर के साथ अर्नेस्ट मनी नहीं होगा उसको तो पहले रिजेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम रिकॉर्ड में रखेंगे हाँ भाई ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं तो अर्नेस्ट मनी के बिना ही टेंडर सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो हम आगे ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर ना दें। Following procedure should be followed by the executive engineer while opening tenders to avoid tampering of original tender documents। ठीक है, all correction in the contract document should be initiated and dated by the executive engineer। तो मतलब क्या है, जो भी करेक्शंस है, जो भी आपका टेंडर वगैरह में जो भी करेक्शंस है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद भी साइन करेगी, हाँ भाई ठीक है ये करेक्शन, ये जो करेक्शन किया है कॉन्ट्रैक्टर ने इसमें कोई धांधलीबाजी नहीं है और इसको मैं करेक्ट मानता हूँ। ठीक है, तो उसमें वो अपना साइन कर देगा। तो ऑफिसर कंसर्न शुड मार्क ऑल करेक्शंस एंड ओवरराइटिंग एंड नंबर देम एंड अटैच देम इन रेड इंक। ठीक है, जो भी करेक्शंस हैं उसमें वो उसको नंबर करेगा, हाँ भाई करेक्शन नंबर 1 है, करेक्शन नंबर 2 है, और उसको उस पर अपना साइन करके बताएगा कि हाँ भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सेपरेट नंबर शुड बी अलॉटेड फॉर करेक्शंस एंड ओवरराइटिंग। ठीक है, जो भी करेक्शंस है हर एक करेक्शन को सेपरेट सेपरेट नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे, करेक्शन नंबर 1, करेक्शन नंबर 2, करेक्शन नंबर 3 ऐसे करके। टोटल नंबर ऑफ करेक्शन शुड बी मेंशन एट द एंड ऑफ द कंसर्न पेज एंड इनिशियल। ठीक है, जितने भी करेक्शंस है पूरे प्रोजेक्ट में उन सबको वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लास्ट में लिखेगा कि हाँ भाई इतने करेक्शंस है टोटल। ठीक है, और उसमें साइन कर देगा। ठीक है, omission if any an ambiguity of words or figures of rates code should be clearly pointed out on each page of the schedule attached to the concerned टेंडर। इसका मतलब क्या है, जो भी एम्बिग्यूटी, जो भी चीजें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को समझ में नहीं है टेंडर में, वो सारा उसमें अपने साइन के साथ लिखेगा कि हाँ भाई देखो तुमने ये बताया है ये हमें समझ में नहीं आया है तो प्लीज हमें समझाइए, आप डॉक्यूमेंट हमें भेजिए ताकि हम इस टेंडर को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, where rates have been quoted in rupees and no p mentioned word only should be added after rupees। इसका मतलब क्या है कि आपका जैसे आपने बोलोगे 40 लाख में काम करेंगे, ऐसे नहीं लिखना आपको, आप बोलोगे दिस वर्क विल बी डन बाय मी फॉर 40 लाख ओनली। ठीक है, रुपीस के बाद आपको ओनली मेंशन करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये इतने में ही काम करेगा, इससे ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। Normally, no conditional tender should be accepted, but where no financial implication is involved or tender remains lowest, even after taking into consideration financial implication, it may be considered or merit। मतलब conditional tenders का मतलब क्या है, अगर मौसम सही रहा तो मैं ये काम इतने में करूंगा, अगर मौसम सही नहीं रहा तो 5-6 लाख ज्यादा लग सकते हैं। इसको बोलते हैं कंडीशनल, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर कंडीशन इम्पोज कर रहा है कि हाँ भाई अगर चीजें ऐसी रही तो मैं इतने में करूंगा, अगर ऐसी नहीं रही तो मैं इससे ज्यादा में करूंगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम ऐसे टेंडर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट इन केस अगर वो टेंडर लोवेस्ट है और जो वो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है कंडीशन के हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए भी वो कॉन्ट्रैक्टर लोवेस्ट है, तो हम मान सकते हैं कि ठीक है हम इसके कंडीशनल टेंडर को मान सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंडीशनल टेंडर और उसके हिसाब से कैसे उसको मानना है और कैसे नहीं मानना है। ठीक है, चलिए अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट टेंडर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब उसमें आप कंपेयर करोगे टेंडर्स को और उसके हिसाब से फॉर्मेट में उसको बनाओगे, कैसे बनाते हैं वो पढ़ते हैं। Comparative statement is prepared to compare the rates and other terms and conditions of different tenderers whose tenders have been accepted। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिसर ओपनिंग टेंडर इन द फॉर्म एज PWD 13। आपने आपका जो एक फॉर्म होता है उसका नाम है PWD 13। ठीक है, आप सर्च करोगे नेट पे तो उसमें आपको टेबल मिल जाएगी जिसमें आपको वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है। द कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ टेंडर्स, percentage above or below the rates, amount in case of lump sum tenders। ठीक है, recommendation और rejection of tenders is recorded on it। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिखा होता है, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, डेट ऑफ रिसिप्ट कब हमें टेंडर मिला उससे, परसेंटेज अबव और बिलो द रेट। इसका मतलब क्या है कि आपने जितना अपने हिसाब से रेट कोट किया था उससे कितना ऊपर या नीचे नीचे कॉन्ट्रैक्टर ने अपना रेट दिया है। अमाउंट इन प्लेस ऑफ लमसम टेंडर्स, मतलब अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ भाई 30 लाख में पूरा का पूरा काम हो जाना चाहिए तो उससे कितना ऊपर या कितना नीचे कॉन्ट्रैक्टर ने अपना रेट कोट किया है। ठीक है, द रिकमेंडेशन और रिजेक्शन ऑफ टेंडर इज रिकॉर्डेड ऑन इट। उसके उसके बाद लास्ट कॉलम में
रिकमेंड किया है इस कॉन्ट्रैक्टर को, रिजेक्ट किया है, वो लिखना होता है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ आइटम रेट टेंडर्स इज मोर इलैबोरेट एंड प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म PWD Form 1A after through computation and checked under supervision of the divisional accountant, ठीक है, ये समझते हैं हम, ठीक है। इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ आइटम रेट टेंडर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, आइटम रेट टेंडर क्या होता है, आइटम रेट को पता है इसमें क्या क्या होता है, आपके हर आइटम ऑफ वर्क के हिसाब से आपने उसमें कॉस्ट प्रिपेयर किया है, तो उसके हिसाब से आपको उसका तो ज्यादा इलेबोरेट बनाना पड़ेगा, उसको तो आपको ज्यादा अच्छे से उसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें एक पीडब्ल्यूडी फॉर्म 1A होता है, जिसमें आपका हर आइटम वाइज आप कंपेरिजन करते हो, ठीक है। तो वो भी आप गूगल कर लेना कि पीडब्ल्यूडी फॉर्म 1A कैसा दिखता है, उसमें समझ जाएंगे कैसे हर एक आइटम ऑफ वर्क, हर एक टेंडर का कंपेयर किया जाता है, ठीक है। The comparative statement must correctly incorporate rates and amounts and checked properly on the individual tenders because a mistake may lead to work being awarded to a contractor who is not the lowest, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, कंपैरिजन आपको बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट का नुकसान नहीं कराना, आपको उस कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड नहीं करना जो कॉन्ट्रैक्टर लोएस्ट शायद ना हो, ठीक है। हम एक कंपैरिजन देखते हैं, तो ये आपका वो टेबल है, ठीक है। आपका ये पीडब्ल्यूडी फॉर्म है, जिसमें देखो ये सीरियल नंबर है, ये डिस्क्रिप्शन है कि क्या काम था, काम कौन सा करना था उसको, ठीक है। फिर क्वांटिटी कितना काम करना था, ठीक है, कितना काम करना था, उसके बाद ये आपके कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम है, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने कितना कितना पैसा कोट किया है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे संजय एंड को जो है, वो आपका दोनों ही काम में उसका उसने जो रेट कोट किया है वो लोएस्ट है, ठीक है। वो आपका दोनों ही काम के लिए जो रेट उसने कोट किया है वो लोएस्ट है, ठीक है। तो क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और टाइम रिक्वायर्ड भी देखिए, टाइम रिक्वायर्ड भी ये बताते हैं कि कितना टाइम हमें लगेगा काम करने में, ठीक है। तो क्या कोई टेबल समझ में आ गई, इस टेबल में कोई भी डाउट है, जितना ही मैंने पढ़ाया है आपको आज, उसका ये कल्मिनेशन है, उसका ये रिजल्ट है, ठीक है। अब एक्सीएन यहाँ पे देखिए, एक्सीएन लिखा हुआ है, ये आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक्सीएन भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका साइन यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है किसने प्रिपेयर किया है, प्रिपेयर्ड बाय पीके सिंह एलडीसी, एलडीसी मतलब लोअर लोअर डिविजनल क्लर्क, क्या होता है वो, लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ गया ये, ठीक है। बताओ अरुण कुमार, क्या डाउट है आपको, आप नो सर बता रहे हैं, बताइए क्या डाउट है आपको, कोई डाउट है इसमें, समझ में नहीं है आपको, हाँ क्या डाउट है बताओ। आपको अनम्यूट, आप अनम्यूट अनम्यूट करके पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए क्या डाउट है। कोई डाउट है क्या आपको अरुण कुमार। चलिए मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो कोई डाउट नहीं अरुण कुमार को, ठीक है। चलिए फिर हम क्लास को आज एंड करते हैं, ठीक है। आज मैंने आपको टेंडर के बारे में समझाया है, ठीक है, आप रिवाइज कीजिए इनको। ये देखिए ना, इसमें ये लिखा है ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये लिखा है ना, इनका आंसर है ये, ठीक है। ये यहाँ इसके अकॉर्डिंग नहीं है ये, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग, ये टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये क्वांटिटी और यूनिट नहीं है, टाइम रिक्वायर्ड है कि हर एक जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कितने दिन में ये काम कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए फिर आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए अपना, ठीक है, क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अटेंडेंस दे दीजिए अपना यहाँ पे, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। अपना नाम, बीटी, रोल नंबर और बैच, ठीक है।
फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, चलिए।